रोज़ कागज़ात का एक पलंदा लेकर आता हूँ। शोबा तहकीक बहुत सारी चीज़ें मुझे देती है। मैं सोचता हूँ कि मौजू का इंतखाब करूँ, ये सोच कर के मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है या कहीं किसी कमज़ोरी की वजह से मुल्क की मईशत जो है अबतरी का शिकार है। अब तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। बात यह है कि जब मैं मसाइल बयान करना शुरू करता हूँ तो मुझे खुद भी अजीब सा लगता है। मुझे क्यों अजीब सा लगता है? क्योंकि लोग बोलते हैं कि वक्त आ गया अब मसाइल का हल पेश किया जाए, मसाइल ना बयान किए जाएं। बिल्कुल हक बात है, मसाइल का हल देना ये जिम्मेदारी है, लेकिन किसकी? हम हल देंगे? देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा बात को। बात यह कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मसले का हल जो है वो हम आवाम देंगे। नहीं, इसमें क्लैरिटी चाहिए मुझे। आप ये चाहते हैं कि हम मसाइल बयान ना करें, आप चाहते हैं कि हम मसाइल का हल निकालने की कोशिश करें, मसाइल का हल बयान करें, हम करें अवाम, राइट? जिन्होंने वोट देकर कोशिशें काविशें कर कर मौरूसी सियासत को पसे पुश्त रखकर आपको मौका दिया, अब मसाइल का हल हम तलाश करें। ना हमारे पास कोई इख्तियार है, अवाम की बात कर रहा हूँ, अपनी सिर्फ बात नहीं कर रहा। ना ही हमारी आवाज़ इतनी आसानी से आगे तक पहुँच सकती है, तो फिर मसाइल का हल हम पेश करें। नहीं, मेरा एक सवाल है, मासूमाना सवाल ही समझ लीजिए। इख्तियार के मिंबर पर कोई और बैठा हुआ है, अहले इक्तदार कोई और है, मसाइल का हल हम बयान करें, यह बड़ा मुश्किल है। हुकूमत ने क्या पाया क्या खोया, इसके बारे में बात हो सकती है। किस हद तक कामयाब रहे, किस हद तक नाकाम रहे, इसके बारे में बात हो सकती है। एक साबिक चेयरमैन FBR, कल भी जिक्र कर रहा था प्रोग्राम में, उनका टीवी पर इंटरव्यू देखा, मैं तो हैरान हो गया। वो साबिक चेयरमैन FBR साहब गालिबन मायूसी का इजहार कर रहे थे। शायद मायूसी का इजहार वो इस बात से कर रहे थे कि क़यादत ने उनकी शायद बात नहीं सुनी। वो इस गुफ्तगू का महवर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बनाना चाह रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से शायद उनको मायूसी हुई। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को उनसे मायूसी होनी चाहिए थी कि एक शख्स जिसको उन्होंने चेयरमैन FBR बनाया, जो मीडिया के ऊपर शोर करता रहा कि मसाइल का हल मेरे पास है, मुझे तरीका आता है, मैं टैक्स बढ़ा दूंगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ा दूंगा, टैक्स का निज़ाम ठीक कर दूंगा, उनको तो मायूसी उस शख्स से होनी चाहिए जो पढ़ा लिखा है, तालीम याफ्ता है, कहता है मेरे दिल में गरीबों के लिए दर्द है। मायूसी तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को उनसे होनी चाहिए। ओडेसिटी देखें, टीवी पे आके कह रहे हैं कि उनको मायूसी हुई। भाई, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की नीयत साफ, उनका कोई कारोबार नहीं, उनकी कोई अपनी कोई इल प्लान नहीं, उनकी नीयत में कोई फतूर नहीं, ये तो बात वाज़े है ना। हुकूमत में 100 ऐब हो सकते हैं, लेकिन ये ऐब नहीं हो सकता इमरान खान के अंदर, वज़ीर आज़म इमरान खान के अंदर, कि वो अपने मुफादात देख रहा हो। वो इस वक्त वज़ीर आज़म रहना चाहते हैं, इक़्तिदार में रहना चाहते हैं, लेकिन उनकी तबीयत में लालच तो नहीं है ना। वी हैव टू एक्सेप्ट, अपनी ज़ात के लिए तो नहीं है। तो ये साहब जिनको चेयरमैन FBR बनाया गया, इनको इख्तिलाफ इस हुकूमत के साथ है, उनको इख्तिलाफ FBR के अफसरान से, कि उनके जो जवान अफसरान हैं उनका माइंडसेट बड़ा गलत है, उनका माइंडसेट बड़ा गलत है। गरीबों पर टैक्सों का बोझ डालना यह सही माइंडसेट है। मुल्क का टैक्स का निजाम उथल पुथल हो जाए, यह सही रवैया है। मुझे मौका मिले तो मैं सर आपसे जरूर मुकालमा करूंगा। अमीर तबकात के ऊपर कितना टैक्स का बोझ बढ़ा, मैं जानना चाहूंगा आपसे। आपने कल हुकूमत से इख्तिलाफ किया, आपने कहा यह सियासी पोजीशन नहीं लूंगा। आपको किसने कह दिया सर कि चेयरमैन FBR जो है वो सियासी पोजीशन है? आपको किसने कहा? यह सियासी पोजीशन नहीं है। आपको इस बात का नहीं पता। मैं शख्सी तनकीद नहीं करता, लेकिन मैं मजबूर हूं, आज मैं इस बारे में बात करना चाहूंगा क्योंकि आपने हुकूमत के खिलाफ बात की।
उस हुकूमत के खिलाफ बात की जिसका आप हिस्सा रहे, जिन्होंने आपको एक पढ़ा लिखा फर्द समझ के मौका दिया। आज आपने उनके खिलाफ बात की। मैं उनकी तरफ से कोई आपके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो बातें आपने मौजूदा हुकूमत के बारे में की या हमारे वजीर आजम के मुतल्लिक जो आपके जहन में आ रहा थी, ये इख्तलाफ था, ये शिकायत थी, उसको आपने बयान किया। कभी आपने पूछा कि उनको आपसे क्या इख्तलाफ है? मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। मैं सारी भड़ास नहीं निकालना चाहूँगा, मेरी अपनी भड़ास नहीं, अवाम की भड़ास है। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मारूफ मईशत दान है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। माजरत डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, मैं बराह रास्त आपकी जानिब आना चाह रहा था, लेकिन मैंने जब बातें सुनी और जो मासूमाना अंदाज मैंने अपनाते हुए देखा लोगों को, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि साहब साहिब इख्तियार और साहिब इक़्तिदार जो लोग होते हैं, जब उनके पास इख्तियार नहीं रहता, इक़्तिदार नहीं रहता, तो वो कैसे उसी हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुतल्लिक ऐसी बात करते हैं कि उनका शायद जो उम्मीदें तवक्कुआत उन्होंने जोड़ी हुई थी। तो सर ये तो वाइसी वर्सा होता है। मुख्तसरन मैं चाहूँगा, मैं इस बारे में आज बात नहीं करना चाह रहा, मुख्तसरन चाहूँगा कि इस बारे में आप राय दें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए अली साहब, आपने एक बड़ी अच्छी बात की जिसका जवाब मैं हमेशा सोचा करता था कि हम आते हैं, हमें कहा जाता है कि भाई आप प्रॉब्लम्स का हल बता दें। मेरे भाई, आपने उसका जवाब ये दे दिया कि आपको इलेक्ट किया गया है, आपको हुकूमत हर किस्म की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, आपके पास एक सपोर्ट मैकेनिज्म है, आपके पास रिसर्च के इदारे हैं, तो हल तो आपने बताना है हमें। हमारी तो हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी आती है कि हम जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सामने ला के रख दें, तो हल तो हुकूमत ने निकालना है, हल मीडिया ने नहीं निकालना। और जो लोग हुकूमत से बाहर हैं उनके ऊपर भी शायद फर्ज नहीं है कि वो हल निकाले हुकूमती प्रॉब्लम्स का। तो हल तो पहली बात आपने कह दी कि निकालना है हुकूमत में जो रह रहे हैं। टैक्स के हवाले से आपने बात की, शब्बत ज़ैदी साहब का जिक्र किया। मैंने नाम नहीं लिया उनका, लेकिन जी तस्वीर तो दिखा दी, इससे ज्यादा और क्या होगा। आप क्या कर सकते हैं, तस्वीर हमने देख ली, अब नाम आप लें या ना लें। लेकिन मेरी जाती ओपिनियन ये है कि ये हमारी रियासत का जो टोटल फोकस टैक्स पे रहता है कि भाई 22 करोड़ अवाम है, उसके ऊपर टैक्स लगाई जाओ। और आप सोचिए कि 60-70% टैक्स जो है वो तो बिलावास्ता, वो तो इनडायरेक्ट टैक्स है, और वो गरीब से गरीब तबका, यानी कि उसकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि जैसे जैसे आपकी आमदन गिरती चली जाए, आपके ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ता चला जाए। तो 70% टैक्स तो हमने वो लगा रखा है। टैक्स के ऊपर फोकस गलत है। जितना टैक्स इस वक्त पाकिस्तानी अवाम दे रही है उसमें इतनी ही सख्त है, इससे ज्यादा मतलब आप पत्थरों के अंदर से खून नहीं निकाल सकते। You have said something which I have been saying for a long time. और मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। डॉक्टर फ़ारूक साहब ने बड़ी अहम बात की, मैं भी ये चीखता चिल्लाता रहा, लोगों ने नहीं सुनी, लेकिन आज एक मारूफ मईशत दान कह रहा है, मुझे उम्मीद है कि हुकूमत भी और आवाम भी इसके ऊपर गौर करेगी। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। कभी कभार सोचता हूँ अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दूँ, लेकिन फिर मुझे एहसास होता है कि मैं टेलीविज़न पर आ रहा हूँ, मुझे बर्दाश्त और ज़ब्त दोनों का इजहार करना है। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मेरे साथ हैं। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब के साथ बात हो रही थी। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने टैक्स के मुतालिक अपनी राय दी, मैं आगे ले जाना चाहूँगा। फ़ारूक सलीम साहब, एक बड़ा अहम मौजू जो आजकल आ रहा है, और आपने तो जब भी प्रोग्रामों में आए हैं मैंने देखा है आपने मसले का हल भी बयान किया। ऐसे नहीं कि आपने चीज़ नामुकम्मल छोड़ दी, बल्कि आपने एक हल भी नहीं, कभी कभी दो हल भी बताएं। बात यह है कि डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब सच दिल पे हाथ रख के ये बता दें कि जो हमें बताया गया था कि 3 साल तक चीखें निकलेंगी, उसके बाद हम ठीक हो जाएंगे। भाई उन साहब की तस्वीर भी लगाओ, लोग तस्वीरें देखते हैं जिन्होंने कहा था 3 साल तक चीखें निकालेंगी, मतलब चीखें निकलेंगी, सॉरी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सर सब ठीक हो जाएगा? अली साहब, देखने वाले और सुनने वाले आपके प्रोग्राम के, उनके लिए अगर हम आसानी पैदा कर दें कि मईशत को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, एक बैरूनी मईशत है, एक अंदरूनी मईशत।
बैरूनी मईशत का मतलब यह है कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो हम इंपोर्ट करते हैं, जो कारोबार रियासत डॉलर्स में करती है, उसमें वाकई बड़ी इंप्रूवमेंट आ रही है। यानी कि 20 अरब डॉलर सारा 2 साल पहले, वो फिर पहले साल के बाद 10 अरब का आ गया, अब वो 2.5-3 अरब का रह गया, और पिछले 1-2 माह में तो वो सरप्लस में जा रहा है, कोई 800 मिलियन डॉलर का सरप्लस हुकूमत हमें बता रही है। तो जो बैरूनी हिस्सा है हमारी मईशत का, उसमें इंप्रूवमेंट जरूर आई है। अब उसी हुकूमत को क्रेडिट जाएगा कि जिसके दौरान वो इंप्रूवमेंट आई है। तो जाहिर बात है कि बैरूनी जो हमारा मईशत का हिस्सा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, करंट अकाउंट सरप्लस, ये इसमें पीटीआई की हुकूमत को एक क्रेडिट जाता है। अब आ जाए अंदरूनी मईशत के ऊपर, और अंदरूनी मईशत को भी बड़ा सिंपल कर लें आप, वो मईशत दानों वाली इस्लाहात में नहीं जाना। अंदरूनी मईशत का मेरे नजदीक 4 मतलब है। आटे की कीमत, चीनी की कीमत, गैस की कीमत, बिजली की कीमत, 3-4 ये मसले हैं पाकिस्तान के। और अब हम आ गए हैं अंदरूनी मईशत में। अब अंदरूनी मईशत में पाकिस्तानियों के ऊपर जो तकालीफ हैं, बाय नंबर गिन लें, वजन के हिसाब से गिन लें, वो जो 2 साल पहले तकालीफ थी, अब तकरीबन उससे 2 गुना ज्यादा तकालीफ पड़ गई है। आटा 35 रुपए का 2 साल पहले, आज वो 60-65 रुपए का। नहीं, थोड़ा चीनी 55 रुपए की, आज रुपए से सलीम साहब, मैं थोड़ा शरारती हूं, तो मैं एक और मवाजना भी आपके सामने रखूंगा। मैं आपसे आज एक पूछूं बतौर एक आज़ाद मईशत दान के, कि मवाजना कर लीजिए, 2 वजीर ख़जाना रहे, वो इन्होंने शायद उनके जहन से निकल गया, मेरा हाफजा बहुत अच्छा है। असद उमर साहब वजीर ख़जाना रहे और अब्दुल हफीज़ शेख साहब वजीर ख़जाना रहे, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। तो मवाजना किया जाए इन दोनों के दरमियान, तो क्या कहेंगे ना सर, ये भी तो ज़रूरी है ना, बिकॉज मैं तो ये कहूँगा कि जब असद उमर साहब थे तो एक मुख्तलिफ मईशत की रफ्तार थी, एक मुख्तलिफ सिलसिला था। अब अब्दुल हफीज़ शेख साहब आए हैं, इनका मुख्तलिफ सिलसिला है, तो इन दोनों के दरमियान भी मवाजना कर लिया जाए ना सर। 2 एराज हो गए ना ये तो। वाजिब है सवाल। अच्छा, अब आपने कहा कि मईशत के हवाले से हम इन दोनों के दरमियान में मवाजना कर लें, बिल्कुल, कि माशी पॉलिसी किसकी अच्छी आ रही। देखिए, माशी पॉलिसी इन लोगों के इख्तियार में क्या चीज है। जो माशी पॉलिसी की आप बात करते हैं, इन लोगों के इख्तियार में है कि टैक्स कितना लगाना है, किस पे लगाना है, और वो टैक्स किसके ऊपर खर्च करना है। इसमें काम हफीज शेख साहब ने भी अच्छा किया, असद उमर साहब अपनी हैसियत के मुताबिक कर रहे थे। अब पाकिस्तान जिस चौराहे पे खड़ा है, यहाँ पे अब वो मैं कहता हूं बियॉन्ड इकोनॉमिक पॉलिसी, यहाँ पे माशी पॉलिसी काम नहीं करेगी। आप एड़ी चोटी का जोर लगा लें, बेहतरीन फाइनेंस मिनिस्टर ले आए और आप बेहतरीन किस्म के टैक्स की पॉलिसी निकाल लें, हल नहीं निकलना जब तक रिफॉर्म्स नहीं आएंगी। अली मैं थोड़ी मुश्किल तो आपके लिए पैदा करूंगा ना। चले मुझे ये बताएं, आपने हैसियत लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, मैं हैसियत लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता, आपने भी बड़े एहतियात से अल्फाज का इंतखाब किया है। प्रोमिस बताएं ना आप मुझे कि किसकी ज्यादा मईशत के ऊपर कमांड है, गिरफ्त है। आपने कहा एक्सपर्ट को भी लाया जा सकता है, इट्स ओके, बट एज अ प्री रिक्विजिट एक अगर दोनों का मवाजना किया जाए, हु हैज मोर कमांड ओवर द जनरल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स? देखिए, मैं इसी तरफ जा रहा हूं कि दोनों मुकम्मल तौर पे रिफॉर्म्स में इस्लाहात लाने में फेल हो गए। ये दोनों बेहतरीन माशी पॉलिसी हमें दे दें, इस मुल्क का हल जो है वो इस्लाहात में है, वो पॉलिसी के अंदर अब नहीं रहा। और दोनों की दौरान हमने देखा, हफीज शेख साहब बहुत ही रिलैक्स इनका एटीट्यूड है, ये कोई ज्यादा जहन पे बोझ नहीं डालते, ही हैज कम हियर टू एंजॉय। लेकिन इस मुल्क को जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, इस्लाहात नहीं लाएंगे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की इस्लाहात नहीं लाएंगे, एफबीआर के अंदर इस्लाहात नहीं लाएंगे, ये दोनों हजरात आए, दोनों ने बिजनेस एज यूजुअल, जो पीएमएलएन के दौरान चल रहा था बिजनेस, जो पीपल्स पार्टी के दौरान चल रहा था बिजनेस, जो पिछले 10-12 सालों से बिजनेस चल रहा है, इन दोनों हजरात ने उसी तरह चलाया। स्टेटस को कह दूं,
रिफॉर्म्स लाने दोनों नाकाम। अच्छा, यानी मामलात अपनी जगह साकिन रहे, चलता नहीं। मामलात अपनी जगह साकिन है, जहां थे वहीं हैं, कुछ बदला नहीं, इस्लाहात नहीं हुई। अच्छा, अब बदले का अपना लफ्ज बदले का इस्तेमाल कर लिया, चेंज। चेंज सिर्फ ये आई है कि अगर पीएमएलएन बेतहाशा लोन ले रही थी तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने उससे भी ज्यादा लोन लेने शुरू कर दिए। अगर हमारा गर्दिशी कर्जे का नुकसान $1 अरब रुपए का रोजाना का होता था पीएमएलएन के दौरान, तो अब वो 2 अरब पे पहुंच गया। तो वो जो ट्रेंड चल रहा है पिछले, मेरा ख्याल है पोस्ट 2008, ये 2008 और 2008 से पहले के 61 साल, ये एक फाइन लाइन अली साहब मेरे ज़हन में एक बड़ी ठोस किस्म की फाइन लाइन है, 2008 से पहले और 2008 के बाद। 2008 के बाद बहुत ही मामला खराब होना शुरू हुआ है। आप अंदाजा कीजिए कि 1947 मुशर्रफ से साहब 2008 वहां तक प्रोग्राम देखकर मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा जिक्र फिर आ गया। तो चलिए उनको हम थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस देते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मुशर्रफ साहब भी देखते हैं, वो जब भी देखते हैं वो कहते हैं यार बार बार मेरी गुफ्तगू में कहीं कहीं मेरा जिक्र जरूर आ जाता है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ये बात तो है कि मेरी आवाज़ भी और मेरे फाजिल मेहमान डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब की आवाज़ भी इस्लामाबाद और गिरदोनवा में बड़े गौर से सुनी जाती है। आगे फिर हम देखेंगे अगर उसके ऊपर कुछ हो भी। लेकिन यह है कि डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने 2008 के मुतल्लिक बात की, 2008 से पहले की टीम को भी देख लिया जाए, 2008 के बाद की टीमों को भी देख लिया जाए, तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि टीम में रहे हैं, टीम से निकाले नहीं गए। हाँ, थोड़े वक्त के लिए फॉर्म में नहीं थे इसलिए उनको बाहर बैठना पड़ा, लेकिन दोबारा फिर बुला लिया गया। सिर्फ कप्तान ही तो बदले हैं, टीम तो अपनी जगह वही है। तो मसला फिर कहाँ है? ना टीम ना अदरवाइज, फिर क्या इशू है? अली साहब, वो आपने शायद सुना होगा कि आइंस्टाइन बहुत बड़ा साइंसदान गुजरा है, उसने कहा कि इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। अब इसका उर्दू में तर्जुमा आप कर देंगे या मैं कर दूं? आप कर दें, क्योंकि मैं तो बड़ा सख्त और तल्ख तर्जुमा कर दूंगा जी। अच्छा, मेरी समझ में ये आया है कि आइंस्टाइन जो साइंसदान था वो बेवकूफ़ी की डेफिनेशन बता रहा है हमें कि आप एक ही तजर्बे को दोबारा दोबारा करें और इस उम्मीद से बैठे रहें कि कोई नतीजा फर्क निकल आएगा। तो ये डेफिनेशन है बेवकूफ़ी की। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वही टीम दोबारा 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 आती रहेगी और शायद हमारे हालात बदल जाएंगे और हमारी मईशत की सिमत बदल जाएगी। तो आइंस्टाइन ने कह दिया कि ये इंसैनिटी की डेफिनेशन है। देखिए, हमारे यहाँ वुज़रा आ रहे हैं, खास तौर पे माशी मैदान में अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी लाने की कोशिश कर रहे हैं, टैक्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इस्लाहात की बात कोई क्यों नहीं करता, मुझे ये समझ में नहीं आती। इसको वो अंग्रेजी में कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, यानी कि आप फल खिलाना चाहते हैं 22 करोड़ अवाम को और वो फल रियली आपको कोई सीढ़ी भी नहीं लगानी पड़ेगी, वो जो पौधा लगा है वो बड़ा नीचे है, आप आसानी से तोड़ सकते हैं। यानी कि 1800 अरब रुपए का नुकसान 197 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, भैया आधा कर दो। आप जाते हैं टैक्स के पीछे। अब वो टैक्स का हाल देखिए अली साहब कि 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं, आज 40% पाकिस्तानी शराय गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। 9 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो शराय गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। खुदाया उनसे आप टैक्स मांगोगे? क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो टैक्स देंगे? 50% आबादी पाकिस्तानियों की जो है वो खवातीन है। उनका जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट कहलाता है वो 17-18% के ऊपर नहीं है। यानी कि खवातीन तो लेबर फोर्स में काम नहीं कर रही।
तो क्या आप उनसे टैक्स मांगेंगे? मेरे दिल की अब बातें अंदाजा आप किए कीजिए जा रहे हैं, कि मेरा दिल ऐसा चाह रहा है आप करते जाएं मेरे दिल की बातें। जी जी, सही कहा आपने। 66% आबादी 30 साल या उससे नीचे की है। भाई वो कितने पैसे बना लेते हैं जो आप उनसे टैक्स मांगते हैं? सारा का सारा फोकस टैक्स पे, इस हुकूमत का भी, पीएमएलएन का भी, पीपल्स पार्टी का भी। यानी कि आप वही तजुर्बा दोबारा से रिपीट करते चले जाते हैं और आइंस्टाइन का एक फिक्रा जहन में नहीं रखते कि भाई ये तो बेवकूफी कर रहे हो। अच्छा, बावजूद इसके आप अंदाजा कीजिए कि 10 साल पहले पाकिस्तान की आवाम ने 1300 अरब रुपए का टैक्स हुकूमत के खजाने में जमा किया था और पिछले साल हमें हुकूमत खुद बताती है कि उसने 4000 अरब का टैक्स इकट्ठा कर लिया। 10 साल में पाकिस्तानियों ने 1300 अरब से 4000 अरब रुपए का टैक्स हुकूमती खजाने में जमा करवा दिया। भाई हुकूमत को खुश होना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि इसी दौरान हुकूमत के इखराजात 700% बढ़ गए। तो भाई प्रॉब्लम टैक्स के साथ नहीं है, प्रॉब्लम 22 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर के साथ नहीं है। तो मसला पकड़ लिया हमने, इसका मतलब है, और हल भी आपने बता दिया। मसला भी पकड़ लिया, हल भी बता दिया। हल करेंगे या नहीं करेंगे, अब ये मसला आ गया ना सर। अब ये बॉल हमारे कोर्ट में नहीं है, ये बॉल तो अब फैसला साजों के कोर्ट में आ गई ना। आपने मसला भी बता दिया, मसले का हल भी बता दिया, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी राय के साथ इत्तेफाक भी करते हैं। ठीक है साहब, अब बॉल किसके कोर्ट में ये मुझे बताएं। सही कह रहा हूं, उनके कोर्ट में फैसला साजों की। देखिए, बॉल तो ये जो मैं बातें बता रहा हूं ये कोई नई नहीं है अली साहब, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं। ये हमें पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स जो हैं ये पिछले 10, 15, 20 सालों से पता है, हम लोग लिख रहे हैं और फैसला साजों को भी पता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। हल नहीं हो पा रहा है। सवाल ये है, हल क्यों नहीं कर पाते ये लोग, जब इनको पता है ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको इनके हल करने का तरीका भी पता है। You're right. इत्तेफाक करता हूं मैं आपकी सीरियसली, मैंने कोई नई बात नहीं। ये हर किसी भी इकोनॉमिस्ट को आप उठा के देख लीजिए, वो ये बातें कई सालों से कर रहा है। हर आदमी को पता है कि पाकिस्तान की क्या प्रॉब्लम्स हैं। सर यहाँ पे असल में गलत कर पढ़े लिखे आदमी की कुछ पहचान है। एक ये कि माशरे में उसका मुकाम हो, वो सोशली मूव अबाउट करने का तरीका जानता हो और उसको अंग्रेजी में गुफ्तगू करने का तरीका आता हो। तो ये 3 बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं जो आपके मयार को डिटरमिन करती हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर इंटेलेक्चुअल जो आपकी स्टैंडिंग है वो भी इसी के ऊपर बेस की जाती है। अब क्या करें, अब वो कुछ लोग काम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। क्या कहते हैं आप? ये एक बहुत बड़ा मसला है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, आपने ये 3 नुकात उठा दिए, मैं आपके सामने 2 नुकात और रख देता हूं। हाँ, रख दें। अगर आपने हुकूमत का हिस्सा बनना है तो आपके ज़हन में सिर्फ 2 गोल्स होनी चाहिए। अच्छा। एक तो या तो आप अपना सियासी असर और रसूख का जो अहाता है, जो सर्कल है जी, उसको बढ़ाना चाहते हैं, और दूसरा ये कि आपने किसी किस्म की रिफॉर्म्स की बात नहीं करनी, इस्लाहात की बात नहीं करनी, माल बनाने की बात करनी है। अगर आप हुकूमत सच्ची खरी बातें करना शुरू कर दी भाई आपने, बहुत अलमिया, अगर आपने हुकूमत के अंदर रहते हुए इस्लाहात का लफ्ज जुबान से निकाल दिया तो आप समझिए कि आपने बड़ा गलत कर दिया अपनी जात के लिए। फिर रिफॉर्म्स का लफ्ज आपने इस्तेमाल करना है सिर्फ और सिर्फ कैमरे के सामने। फारूक साहब देखें, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू। देखें, इस्लाहात की जो आपने बात की, मैं पॉइंट टेकन, लेकिन बात यह है कि ये इस्लाहात ज़रूरी हैं। ये बातें आपको हुकूमत को समझनी पड़ेंगी, हमें समझानी पड़ेंगी। देखें, ज़िया साहब कहाँ हैं? यू एंड आई बोथ नो, अगर निज़ाम में इस्लाहात वक्त पे कर ली जाती तो शायद वैसा इख्तिताम ना होता जैसा वहाँ हुआ। उससे पहले भी अगर आप देखें निज़ाम में इस्लाहात ना होती, अब माजरत होती, तो
भुट्टो साहब के साथ भी बड़ी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा। मैं मज़ीद तारीख के पन्नों को आपके सामने नहीं पेश करना चाहता। ये इस्लाहात ना होने का ही नतीजा है ना कि ये सब कुछ हुआ। नवाज शरीफ साहब के साथ जो 2 मरतबा हुआ, ये इस्लाहात नहीं की तो आज ये सब कुछ हुआ ना उनके साथ। वो अच्छे हैं बुरे हैं ये एक अलहदा बात है। मुशर्रफ साहब दुबई में बैठे मुस्कुरा रहे हैं कि साहब मेरे मुतालिक भी बात हो रही है, लेकिन अगर वो इस्लाहात करते तो शायद उनके साथ भी ये कुछ ना होता जो उनके साथ हो रहा है। तो आगे आने वालों को भी याद रखना चाहिए कि इस्लाहात कर लें। क्या कहते हैं आप? अब इस्लाहात करने की 2 प्री रेक्विजिट्स हैं। पहली तो ये कि सियासी नीयत हो। आपकी अगर सियासी नीयत ही सिर्फ इस तरफ फोकस्ड है कि आपने अपनी जात के लिए क्या करना है, तो फिर तो सियासी नीयत की कमी आ गई। दूसरा, सियासी नीयत के बाद आपको काबिल टीम और काबिलियत भी चाहिए होगी। मेरा जाती नजरिया यह है कि पीपल्स पार्टी के दौरान, PMLN के दौरान सियासी नीयत ही एग्जिस्ट नहीं करती थी। 2018 के इलेक्शन से पहले हम लोग कायल हो गए थे। मैं अपनी जात तक कह सकता हूं कि कायल हो गया था कि अब सियासी नीयत आने वाली है। तो वो 2 में से एक प्री रेक्विजिट जो है वो पूरा होने वाला है कि सियासी नीयत आ गई मुल्क में इस्लाहात लाने की। अब रह जाएगा काबिलियत का मामला। तो काबिलियत का मामला मैं क्या कहूं कि वो 2 साल की तारीख जो गुजरी है वो आपके सामने। मैं अभी भी कन्विंस्ड हूं कि सियासी नीयत एटलीस्ट एट द वेरी टॉप लेवल। हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं, लेकिन यहां पर हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बात यही हो रही है, गुफ्तगू यही हो रही है कि जनाब मईशत को जो दरपेश मसाइल हैं उनका हल अब किस तरह से निकाला जाए। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक करके चीज़ों को बयान करूं और फिर उनके ऊपर उसी तरह हम हल निकालने की कोशिश करें। तो मैं डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब की जानिब जाता हूं। आई एम गोइंग टू आस्क यू वन सिंगल क्वेश्चन and I want a straightforward answer, but I am not asking you as an economist. I am asking you as a citizen of this country. I too have been of the opinion and have believed very strongly that we needed election reform. There was a lot of hue and cry over biometric elections. And about biometric, I think we took about 2, maybe even 3 years just discussing this. It was a key point when we talked about reform in this country. Where is it standing right now, Dr. Farooq Salim Saab? We spent a couple of years just focused only on this. जी Dr. Farooq Salim Saab. अली साहब, जो रिफॉर्म्स का आप जिक्र कर रहे हैं वो मेरी एक्सपर्टीज से बाहर की बात है। उस पर मैं आपको एक्सपर्ट कमेंट नहीं दे सकता। जुडिशल रिफॉर्म्स आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए मुझे नहीं पता, मेरी एक्सपर्टीज से बाहर की बात है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का आपने जिक्र किया, मेरी एक्सपर्टीज से बाहर की बात है। मैं आपको सिर्फ माशी रिफॉर्म्स का बता सकता हूं कि माशी रिफॉर्म्स जो आनी चाहिए थी, जो नहीं आई और जिसका खुमियाजा अब सारी कौम भुगतेगी। और जब तक कोई ऐसा लीडर और ऐसी टीम सामने नहीं आएगी जो ये रिफॉर्म्स लेके आएगी, हम मजीद खराब से खराबतर होते चले जाएंगे। अब देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें कह रहा है कि 2% की GDP ग्रोथ होगी इस मुल्क में। 10% हम कर चुके हैं इस मुल्क के अंदर। मुशर्रफ साहब के जमाने में 8% से ज्यादा, वी वर द 3rd हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एट वन पॉइंट इन टाइम। अगर हम पहले कर चुके हैं तो इसका मतलब कि काबिलियत एग्जिस्ट करती है इस मुल्क में। We have the capacity to grow. We have the capacity to grow at 10% a year. क्योंकि हम तारीख में कर चुके हैं, तो हम साबित कर चुके हैं कि हमारे पास कैपेसिटी है। लेकिन इस्लाहात के बगैर ये 1.5-2% पे फंसे रहेंगे। 1.5-2% से हम ऊपर नहीं जा पाएंगे। और हर साल की जो 10 से 15 लाख इजाफी पाकिस्तानी लेबर फोर्स में आ रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल पाएंगी जब तक हम 6-7% की ग्रोथ अटेन नहीं करते। मैं ये कहता हूं कि इतना पोटेंशियल नजर आता है इस मुल्क के अंदर, इसके मुल्क के प्राइवेट सेक्टर के अंदर, वो ये सारी नौकरियां क्रिएट कर सकता है अगर पब्लिक सेक्टर का बोझ उसके ऊपर से हटा लिया जाए, अगर पब्लिक सेक्टर उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे दे। ये नहीं हो पा रहा। आज मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मैं अपने सवाल का जवाब आपसे ले लेता और मैं उस
पुराने डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब को दोबारा से जगा देता, जो कभी कभी सियासी तज्ज़िया भी किया करते थे। लेकिन मैं जब भी कोई मुश्किल बॉल कराता हूँ, फ़र्रुख साहब उसे छोड़ देते हैं। आवाम कहती है वेल लेफ्ट। नाजरीन, आज हमने काफ़ी लंबी गुफ्तगू इस मुताल्लिक़ की कि मसाइल का हल किस तरह से निकाला जाए। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।